ओके ओके। ये लेक्चर है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के बारे में। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स एक कम्बिनेशन ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट्स एंड टुगेदर विद अ स्टोरेज एलिमेंट। तो असल में जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो ऐसे सर्किट्स हैं जिनके अंदर कम्बिनेशन है कम्बिनेशनल सर्किट्स का और स्टोरेज एलिमेंट का। और कम्बिनेशनल सर्किट्स कौन से हैं जो आपने इससे पहले पढ़ रखे हैं, जिन जो कि जैसे हैं एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स हैं, डिकोडर्स हैं, इनकोडर्स हैं। ये सारे जो सर्किट्स हैं ये कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे पास कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता उसमें। जो आउटकम है, जो आउटपुट आ रहा है वो किसी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स में ये होगा कि जो हाफ पार्ट्स का कम्बिनेशनल सर्किट्स होगा और जो उसका आउटपुट होगा वो भी हम जो एक स्टेट में एक फर्स्ट टाइम जो आउटपुट आएगा वो दोबारा हम एज एन इनपुट यूज करके, तो उसको एज ए स्टोरेज एलिमेंट यूज करते हुए उसको दोबारा इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इससे बनता है सीक्वेंशियल सर्किट, कम्बिनेशन ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट एंड अ स्टोरेज एलिमेंट। और इसी सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर जो आउटपुट है ये डिपेंड करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट के ऊपर। जो प्रेजेंटली हमने सिग्नल दिया हुआ है उसकी क्या इनपुट वैल्यू है, एंड द पास्ट इनपुट्स जो उससे पहले हमने इनपुट दिए थे उनके ऊपर क्या वैल्यू डिपेंड, क्या उनकी वैल्यू आई थी। तो उनका जो आउटपुट आया था उसके मुताबिक इसको दोबारा से वो रिट्रीट करेगा। जबकि जो कम्बिनेशनल सर्किट है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। तो ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं ये यूज होते हैं एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स और आउटपुट के लिए। और इनमें कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं जो कि जिनकी वजह से जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स रिलेट करती हैं विद द डिपेंड करती हैं ऑन द प्रीवियस स्टेट, किसी प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करती हैं यूजिंग दिस सम डेफिनेट रूल्स, कुछ डेफिनेट रूल्स के मुताबिक। और इसमें जो दो स्टेट्स होंगी, इधर वो जीरो होंगी लो स्टेट और हाई स्टेट होगी। सो बेसिकली क्या है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के, जिसके अंदर आप कम्बिनेशनल सर्किट को यूज करते हुए एक स्टोरेज एलिमेंट लेंगे और उस स्टोरेज एलिमेंट की मदद से जो सर्किट बनेगा कम्बिनेशनल सर्किट को यूज करते हुए वो होगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। यानी इसमें आपने जो आपकी प्रीवियस स्टेट की आउटपुट आ रही है वो भी एज एन इनपुट के तौर पे आप यूज करेंगे इन द सर्किट। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशंस के तौर पे यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स में यूज होता है। तो उसमें से कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे इसको यूज करते हैं इन द फ्लिप फ्लॉप्स और काउंटर्स एंड रजिस्टर्स के अंदर। ये जो है एक बेसिक डायग्राम है जो कि शो कर रही है एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को। और इसके अंदर जैसे कि पहले मैंने कहा था कि जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है वो कम्बिनेशन है एक कम्बिनेशनल सर्किट का, यानी ये इसका कम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। और इसके साथ आपने एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट लेना है, जो स्टोरेज एलिमेंट जो मेमोरी के तौर पे यूज होगा। तो इस कम्बिनेशनल सर्किट में ये इनपुट आ रहा है और इस कम्बिनेशनल सर्किट का ये आउटपुट है। अब इसके साथ जो इसका आउटपुट है उसको हमने एज अ पॉजिटिव फीडबैक मेमोरी के तौर पे यूज करते हुए इसको हम दोबारा से इसी सर्किट के इनपुट में अटैच कर देंगे। और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा इसकी प्रीवियस स्टेट को। जो आउटपुट यहाँ पे आया होगा प्रीवियस की स्टेट क्या होगी, जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे एज एन इनपुट रीड होगा। तो इस तरीके से जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो कंबाइन करता है कम्बिनेशनल सर्किट को और स्टोरेज एलिमेंट को, जिसकी वजह से उसकी कोई मेमोरी स्टोर होती है और उसको हम प्रीवियस स्टेट के साथ कपल कर सकते हैं। और इसके अंदर ये कुछ क्लॉक सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर एक क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं। तो क्लॉक सिग्नल जस्ट ये है कि अगर वो क्लॉक सिग्नल वहाँ पे है तो आउटपुट आपको मिलेगा। अगर क्लॉक सिग्नल आपने जीरो रखा हुआ है तो जो मर्जी अगर आपका क्लॉक इनपुट जीरो है तो जो इनपुट्स हैं जो भी इसके बिट्स बनते हैं वो
उसमें अप्लाई नहीं हुआ करेंगे। तो जब भी आउटपुट मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आपके पास क्लॉक सिग्नल 1 होगा। तो ये क्लॉक सिग्नल हम इसके अंदर अटैच करते हैं, इस वजह से इसको क्लॉक सर्किट भी कहते हैं। तो बेसिक जो सर्किट है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसको अगर आपने समझना हो तो उसके लिए जो सबसे बेसिक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स है, उसमें पहला जो आता है वो है लैच। सो लैच लैचेस क्या हैं? लैचेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दीज आर दी लैचेस। सो अगर आपको लैच का फंक्शन समझ आ जाए कि लैच कैसे वर्क कर रहा है, तो आप जो उसके बाद उससे मिलकर सर्किट्स बनेंगे, जैसे लैच से फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप एक लॉजिक सर्किट है जो कि स्टोर करने के लिए यूज होता है। वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को, वन बिट ऑफ मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को। काउंटर्स होते हैं या रजिस्टर्स हैं। तो इन सब में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दीज आर दी लैचेस। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लैच कैसे वर्क करता है। और लैच को बनाते कैसे हैं? लैचेस आर मेड फ्रॉम दी बेसिक लॉजिक गेट्स एंड दे आर विदाउट द क्लॉक। अब अभी इनके अंदर लैचेस के अंदर, बिकॉज ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस सर्किट का, लॉजिक सर्किट का, तो इसके अंदर कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं है। तो दीज आर विदाउट क्लॉक, लैचेस आर विदाउट क्लॉक्स। सो लैचेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज लैचेस जो हैं वो बनी हैं बेसिक लॉजिक गेट्स के साथ, और इस यहाँ पे इस फिगर में आपको एक लैच की ये लॉजिक डायग्राम शो हो रही है। ये जो लॉजिक डायग्राम है इसके अंदर दो नैंड गेट्स यूज हो रहे हैं। एक ये नैंड गेट है। तो ये जो लैच है, दिस इज मेड फ्रॉम टू नैंड गेट्स। इन नैंड गेट्स की मदद से इसको हमने ये जो बनाएंगे इसको लैच कहते हैं। अब इस लैच को इस लैच को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, आपको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल पता हो कि नैंड गेट कैसे वर्क करता है, बेसिक वर्किंग ऑफ नैंड गेट। सो पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक वर्किंग ऑफ नैंड गेट क्या है। उसके लिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमने इसलिए एक ट्रुथ टेबल बना रखा है जो कि नैंड गेट को शो कर रहा है। अब नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे, उसका क्या आउटपुट होता है? नैंड गेट में ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट जीरो हो, जैसे ये दो इनपुट्स का एक नैंड गेट है ए बी, और ये क्यू इसका आउटपुट है। तो अगर कोई भी एक इनपुट जीरो होगा तो इसका जो आउटपुट है वो वन होगा। जैसे ए जीरो बी जीरो दोनों जीरो हैं तो आउटपुट वन है। ए जीरो है बी वन है तब भी आउटपुट वन है। अगर ए वन और बी जीरो हो तो भी आउटपुट वन होगा। तो इसका मतलब है कि जब दोनों ही इनपुट्स वन वन होंगे, जैसे कि लास्ट केस है, तो इस केस में जस्ट आउटपुट जीरो होगा। तो नैंड गेट में बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी एक इनपुट, चाहे वो ए हो या बी हो, कोई भी एक इनपुट अगर जीरो है तो उसका जो आउटपुट है वो वन होगा। तो ये बेसिक वर्किंग है नैंड गेट की, कि एक भी इनपुट जीरो है तो उसका आउटपुट वन है। अब हम लैच पे आते हैं। लैच को कैसे यूज, लैच में कैसे नैंड गेट यूज हो रहे हैं कि दो नैंड गेट्स हैं, एक नैंड गेट है वन और नैंड गेट टू। इन दोनों नैंड गेट्स को आपने कैसे अटैच किया है कि इसके साथ एक दो इनपुट्स हैं, इसके एक ये इनपुट और दूसरा इनपुट। अब जो इस नैंड गेट का इनपुट है इसको हमने कपल कर दिया है विद द आउटपुट ऑफ द सेकंड नैंड गेट। यहाँ पे इसको कपल कर दिया। और जो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट है इसको हमने कपल कर दिया विद द इनपुट ऑफ द सेकंड नैंड गेट। सो ये एक लैच बन गया।
और इसके अंदर जो आउटपुट्स आएंगे, अब जो फर्स्ट नैंड गेट है इसमें से आउटपुट आएगा क्यू, और सेकंड नैंड गेट में से जो आउटपुट आएगा वो उसका कंप्लीमेंट होगा, फर्स्ट वाले का कंप्लीमेंट सेकंड में आउटपुट आएगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसका ट्रुथ टेबल पहले देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे काम करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो के जो एस और दो आर इनपुट्स हैं, हम स्टार्ट लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा एस इनपुट है वो 1 है और आर इनपुट 0 है। तो अब हमें एस इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 1 है और आर इनपुट 0 है। तो हम इस फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो सेकंड इनपुट है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या आती है। सेकंड इनपुट अगर 0 होगा तो वैल्यू 1 होगी, अगर सेकंड इनपुट 1 होगा तो वैल्यू 0 होगी। लेकिन जो सेकंड वाला नैंड गेट है इसका हम आउटपुट बता सकते हैं, बिकॉज इसमें एक इनपुट 0 है। अब ये इररिस्पेक्टिव के सेकंड इनपुट क्या होता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 0 हो, अभी हमने नैंड गेट देखा है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें आर अगर 0 है, इसका सेकंड नैंड गेट का इनपुट 0 है, तो इस 0 की वजह से इसका आउटपुट 1 होगा, इररिस्पेक्टिव के सेकंड इनपुट यहाँ पे 0 होता है या 1 होता है। इस सेकंड इनपुट पे अभी इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। अब जब ये 1 होगा तो ये वाला आउटपुट, क्योंकि हमने कपल किया हुआ है विद द इनपुट ऑफ द फर्स्ट नैंड गेट, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये भी 1 है। तो ये 1, अब ये 1 और ये 1 हो गए। 1 1 का आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नैंड गेट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि आपका Q जो इन आउटपुट आ रहा है वो 0 है, और Q कंप्लीमेंट 0 का आउटपुट क्या, 0 का कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए था, 1, तो Q कंप्लीमेंट 1 आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेटली। अब अगर हम इसका कोई सेकंड वाला चेक करते हैं, ये इसका जो आउटपुट है Q का, ये 1 आ रहा है, इसमें 1 0 में 0 आ रहा है Q, और Q कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 आ रही है। Q की वैल्यू 0 और Q कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 आई। अब हम इसमें जो S की वैल्यू है इसको सेकंड केस में ले लेते हैं 0। अब मैंने S की वैल्यू 0 कर ली, और R की वैल्यू को अब कर रहा हूँ 1। तो अब इस केस में हम सेकंड वाले नैंड गेट का आउटपुट नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका ये वाला इनपुट क्या होता है। लेकिन हम फर्स्ट वाले नैंड गेट का आउटपुट बता सकते हैं, क्योंकि ये 0 है, तो जब भी 0 होगा उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। अब जब ये 1 है तो ये वाला आउटपुट कपल है इस सेकंड वाले के साथ, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 और 1 इन दोनों की वैल्यू आउटपुट में क्या आएगी, 0। तो सेकंड केस में आउटपुट Q 1 आ रहा है, और उसका जो कंप्लीमेंट है वो 0 आ रहा है। अच्छा, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में है दोनों 0 0, S भी 0 एंड R भी 0। अगर S भी 0 हो और R भी 0 हो, तो क्या आउटपुट आएगा। अब दोनों ही क्योंकि 0 हैं तो इसका मतलब है दोनों गेट्स का आउटपुट हम बता सकते हैं। नैंड गेट पहले वाले का भी आउटपुट 1 होगा, 0 है, कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट 1 होता है, इसका भी नैंड गेट का आउटपुट 1 होगा, और इस नैंड गेट का भी आउटपुट 1 होगा। और ये दोनों कपल हैं, सेकंड का फर्स्ट के साथ और फर्स्ट का सेकंड के साथ, तो ये वाली 1 होगी और ये वाली वैल्यू भी 1 होगी। तो इस केस में अगर आप लोग नोट करें तो इस क्यू की जो आउटपुट आ रही है,
क्यू आउटपुट की वैल्यू 1 आ रही है, और उसका जो कंप्लीमेंट है ये 1 है, और इसके कंप्लीमेंट की वैल्यू भी 1 है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रही है कि हमारा जो यहाँ पे क्यू का वैल्यू आनी चाहिए थी उसका कंप्लीमेंट क्यू कंप्लीमेंट बनता है। तो अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो उसका कंप्लीमेंट 0 होना चाहिए था, और अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो उसका कंप्लीमेंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, क्यू की वैल्यू भी 1 है और क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेट है ये इनवैलिड स्टेट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक उसका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। एक का आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट होना चाहिए। तो इस स्टेट को हम कहेंगे कि ये है इनवैलिड। 0 0 इज एन इनवैलिड स्टेट, ये है इनवैलिड। और अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं कि लास्ट जो 1 1 है उसमें क्या वैल्यू आएगी। तो लास्ट में अगर एस की वैल्यू भी 1 हो और आर की वैल्यू भी 1 हो, तो अब यहाँ पे एक और इशू है कि अब हमें दोनों के आउटपुट के बारे में कंफर्म नहीं है। बिकॉज इन दोनों में से किसी एक का इनपुट अगर 0 हो नैंड गेट्स का, तो फिर ही हम उसका आउटपुट बता सकते हैं कि वो 1 होगा। तो इसमें एस की वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है। तो अगर एस 1 है तो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा इस वाली की स्टेट के ऊपर कि ये स्टेट क्या बनती है, और इस सेकंड गेट का आउटपुट डिपेंड करेगा इस स्टेट के ऊपर, जो कि दोनों ही वैल्यूज हमें अभी नहीं पता, और दोनों इसके साथ कपल्ड हैं, आउटपुट के साथ कपल्ड हैं। सो इसका मतलब है कि जो 1 1 स्टेट है इसका हम फिलहाल आउटपुट नहीं बता सकते। तो इस 1 1 स्टेट को कहते हैं होल्ड स्टेट, ये होल्ड है। होल्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको अभी नेक्स्ट जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे इससे किसी फ्लिप फ्लॉप की, तो उसमें बताऊंगा कि होल्ड से क्या बनता है। तो होल्ड का मतलब फिलहाल आप ये समझ लें कि ऐसे ही होगा कि जो भी इससे प्रीवियस स्टेट होगी ये उसी स्टेट को होल्ड करेगा। अगर प्रीवियस स्टेट इसकी 0 थी तो ये 0 को होल्ड कर लेगा, अगर प्रीवियस स्टेट इसकी 1 है तो 1 को होल्ड कर लेगा। यानी इस केस में जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा ऑन द प्रीवियस स्टेट, कि उसकी प्रीवियस स्टेट क्या थी। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिक लैच का हमने सर्किट बताना था, तो इसलिए सिर्फ ये चेक किया कि लैच कैसे काम कर रहा है। तो बेसिक लैच की वर्किंग कैसे है, दो नैंड गेट्स हैं और नैंड गेट की उस आउटपुट पे उसका डिपेंड करता है। नैंड गेट का ये ट्रुथ टेबल है, अगर आप नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो इसमें जब भी किसी एक इनपुट की वैल्यू 0 होगी तो उसका आउटपुट 1 होगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। जब भी इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 थी तो उसका आउटपुट 1 था, और उसका आउटपुट कपल होकर सेकंड के साथ भी उसका आउटपुट दे देता है। लेकिन दो केसेस ऐसे हुए जिसमें एक में दोनों में 0 0 होने की वजह से वो जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो दूसरे का कंप्लीमेंट नहीं थे, तो वो इनवैलिड स्टेट बन गई। और एक जिस जो लास्ट है 1 1 जिसमें दोनों ही की में से किसी की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम आउटपुट के बारे में नहीं बता सकते कि वो 0 है। तो इसको हम कहते हैं होल्ड स्टेट। और होल्ड क्या होता है, जो कि प्रीवियस स्टेट को स्टोर करता है, कि प्रीवियस जो वैल्यू थी, जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसी स्टेट को वो ऐसे ही स्टोर कर लेगा। ये आगे आपके जब फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे तो उसमें चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी।